नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे सांबा से। बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सांबा में आतंक की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने आईबी पर थुरारा सैटेलाइट फोन एक्टिवेट होने की पुष्टि की है और भारत में थुरारा सैटेलाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आईबी पर चक फकीरा और सुचेतपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के बीच में भी एक्टिवेट होने का अंदेशा जताया गया है और सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस वक्त भी बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, क्योंकि महज 15 अगस्त को लेकर कुछ ही दिन यहां शेष रह गए हैं, लेकिन आतंक की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने आईबी पर थुरारा सैटेलाइट फोन होने की पुष्टि की है और थुरारा सैटेलाइट फोन की अगर बात करें तो भारत के अंदर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत के अंदर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठता हुआ नजर आ रहा है। आईवी पर चक फकीरा और सुचेतपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के बीच में भी इसके एक्टिवेट होने की अंदेशे यहां पर जताए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए सुरक्षा बल किस तरह से मुस्तैद देखे जा रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान किसी गतिविधि को अंजाम ना दे, उस पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर थुरारा सैटेलाइट फोन एक्टिवेट होने की खबर सामने आई है। जाहिर तरीके से इसे भारत के अंदर प्रतिबंध किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसी तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर इस सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो बहुत बड़ा सवाल यहां बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां अब काम करती हुई नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले तो अपडेट कीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से काम चल रहा है। एक बड़ी खबर जो सांबा सामने आ रही है। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, जो चकफकीरा का इलाका है और उसके साथ का इलाका है, यहाँ पर देर रात के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक पुराया सैटेलाइट फोन को डिटेक्ट किया, यानी ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पुराया सैटेलाइट फोन क्योंकि आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा तौर पर पाया जाता है, लेकिन इंडिया में ये फोन पूरी तरह से बैन है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये पता चल पाया कि ये फोन इस इलाके में कहीं एक्टिवेट होता हुआ नजर आया है। हो सकता है कि ये पाकिस्तानी सीमा में ही एक्टिवेट होता हुआ नजर आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा बल उसके बाद पूरी तरह से चाक चौबंद हो चुके थे पूरी तरह से पूरे इलाके में। यहाँ पर लेकिन ऋषि, यहाँ पर ये देखिए कि बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि थुरारा सैटेलाइट फोन जो भारत के अंदर प्रतिबंध है उसके बावजूद भी अगर देखा जा रहा है कि वो एक्टिव है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठ रहा है। क्योंकि आपने देखा ड्रोन के माध्यम से भी रेकी करने की कोशिश की गई, ग्रेनेड दागने की कोशिश की गई, हेक्साकॉप्टर यहाँ पर डाले गए हैं और अब अगर थुरारा सैटेलाइट फोन एक्टिवेट हो गया है तो बहुत बड़ा सवाल। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जो रेडियो से हमें पता चल पाया है, सूत्रों के हवाले से ये पता चल पाया कि इस जो थुराया सैटेलाइट फोन है इसका जो रेडियस होता है ये विद इन 6-7 किलोमीटर के दायरे में पता चल पाता है कि ये एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं जिस तरह से पहले ही बता रहा हूँ इसे ज्यादा यूज करते हैं, पाकिस्तान में ये ज्यादा पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं शक साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 15 अगस्त बिल्कुल पास है और पाकिस्तान यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाने की फिराक में है, या तो इन्फिल्ट्रेशन करवाने की फिराक में है या फिर यहाँ से आप कह सकते हैं कि कई अलग अलग इलाकों की मैपिंग करने के प्रयास में है कि भारत किसी तरह से खलल डाला जाए। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों को पता चला कि ये फोन इस इलाके में एक्टिवेट हुआ है तो उसी के बाद फौरन यहाँ से साइबर पुलिस क्या काम कर रही है, उस हवाले से कोई जानकारी है ऋषि कि साइबर पुलिस ने अभी तक क्या पता लगाया है? क्या इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करने की कोशिश की गई, लोकेशन को टैप करने की कोशिश की गई? देखिए लोकेशन जो साफ तौर पर नजर आई है ये चक फकीरा पोस्ट और सुचेतपुर पोस्ट की लोकेशन आई है। उसी के बाद इस इलाके में पूरा जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, खंगाला गया। लेकिन अब आगे की किस तरह की कार्रवाई की जाती है ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छे से जानती है, लेकिन फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन कुछ देर पहले ही बंद कर दिया गया, क्योंकि देर रात को यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सुबह भी यहाँ पर पुलिस, बीएसएफ और आर्मी ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया, कोई सुरागात नहीं लगा। लेकिन साफ तौर पर मंशा पाकिस्तान की नजर आ रही है कि यहाँ पर आतंकवादी जो वो वहां उस पार बैठे हुए हैं और यहाँ इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आपको याद होगा, पहले ही साफ कर दिया था कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो ड्रोन की एक्टिविटीज हो या जिस तरह से संदिग्ध देखे जा रहे हैं, तो ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो आतंकी ग्रुप यहाँ पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये उन्हीं का ये षड्यंत्र जो वो रचा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं इससे चिंता की है कि यहाँ पर जो ये फोन एक्टिवेट हुआ है, सैटेलाइट फोन, थुराया सैटेलाइट फोन, तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल पाई है वो ये भी है
कि अगर कोई फॉरेनर भी यहाँ पर भारत में ये फोन लेकर आता है तो उसका भी ये फोन जमा कर लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और पाकिस्तान के अलावा कहीं भी ये फोन इस्तेमाल नहीं होता, सैटेलाइट फोन, और आतंकी इसे ज्यादा तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ऋषि आए दिन जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से ही आतंकी जो है वो ताल्लुक रख रहे हैं और जिनके आका इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और पूरी तरह से गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद तो कर दिया गया है, नकेल कसने के लिए पूरी तरह से काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मंशा पाकिस्तान की जो है वो सब जानते हैं। उस पर पानी किस तरह से फेरना है वो सुरक्षा बल भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अब आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, लेकिन थुरारा सैटेलाइट फोन एक्टिवेट होने की खबर जो है वो सामने आई है, जो एक चिंता का विषय जरूर बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि लगातार आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी को नोट करने की भी कोशिश की गई है, जो अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर यहां पर लोकेशन जो है वो नोट हुई है, लेकिन अब यहां सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा बल देखे जा रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है और माता खीर भवानी मंदिर और हजरत बल दरगाह में भी यहां हाजिरी दी है और कांग्रेस के कई आला नेता श्रीनगर में जुटे हुए हैं और पार्टी के श्रीनगर मुख्यालय में यह भव्य समारोह यहां चल रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कल से ही श्रीनगर के अंदर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और एक शादी समारोह में कल वो पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन बताया जा रहा है। माता खीर भवानी मंदिर और हजरत बल दरगाह में भी यहां हाजिरी उन्होंने दी है और सबसे बड़ी बात आप यहां पर यह देखिए कि कांग्रेस के कई आला नेता अब पूरी तरह से कवायद में जुटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तरह अपना जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रही है, उसी में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अपना भाग देती हुई नजर आ रही है और पार्टी के श्रीनगर मुख्यालय में भव्य समारोह भी चल रहा है और वहां पर किस तरह से अब ये समारोह जो है वो चलाया जा रहा है, कौन कौन लोग वहां पर शिरकत किए हुए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से ही राहुल गांधी श्रीनगर के अंदर हैं और अलग अलग जगहों को लेकर दौरे का सिलसिला जो है वो भी शुरू किया गया था। सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, कल एक शादी समारोह में भी यहां पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, लेकिन आज जिस तरह से दूसरा दिन है दौरे को लेकर, क्या लगता है कि कहां कहां पर जाने वाले हैं, क्योंकि खीर भवानी और हजरत बल की बात तो सामने रखी गई है, इसके अलावा और कौन कौन से प्रोग्राम? बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से कि राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा कि पार्लियामेंट को अल्टीमेटम दिया, कहा फौरी तौर पर स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने कश्मीर की सरजमीन से मुल्क की हुकूमत को यह पैगाम भेजा कि जम्मू कश्मीर में 35A के आसपास में लोगों को जमीनात और उनके नौकरियों के हकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए और अल्टीमेटम भी दिया कि 3 दिनों के अंदर अंदर 35A का उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के दौरे के दौरान आज उन्होंने माता खीर भवानी गांधरबल के बाद उन्होंने दरगाह हजरत बल में हाजिरी दे दी। उसके बाद इस वक्त जो है पार्टी के कार्यकालय ऑफिस वाक़या श्रीनगर में है और 2:30 बजे जो है वो तारिक हमीद कर्रा से मुलाकात करने के लिए शिवपोरा उनकी रिहाइशगाह पे जाते हैं। यानी आशा मतलब साफ है कि न सिर्फ कश्मीर में जो कांग्रेस के बीच में ग्रुपिज्म है, जो कांग्रेस बट गया है, उसको जोड़ने की राहुल गांधी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यही वजह है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और साबिक मिनिस्टर तारिक हमीद कर्रा के घर जाएंगे राहुल गांधी 2:30 बजे, क्योंकि प्रेसिडेंट और बाकी लीडरों को यूनाइट देखना चाहते हैं। 2 दिवसीय दौरा जो कश्मीर का रखा गया है, इसमें जम्मू को लेकर कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है कि जम्मू के अंदर भी दौरा है। पूरा जो कार्यक्रम है वो कश्मीर के अंदर ही चल रहा है। कहीं ना कहीं जनाधार को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और जो मतभेद पार्टी के अंदर चल रहे हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश यहां पर जारी रखी गई है। देखिए बहुत सारा फीडबैक गया है। पहले आपका सवाल था कि कल जब डिनर पॉलिटिक्स हुई थी, जो गुलाम अहमद मीर है यूटी प्रेसिडेंट कांग्रेस के, उनके फर्जंद की शादी के मौके पर डॉक्टर अब्दुल्ला वहां पे मौजूद थे, डॉक्टर करण सिंह थे, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोर थे और गुलाम अहमद मीर थे, यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का उस टेबल पे वहां पे रहना कुछ तो है जो डिस्कस हुआ होगा। हालांकि जराए के हवाले से खबर है कि 35 से 370 स्टेटहुड, डिलिमिटेशन और सारे मसाइल पर जो है बातचीत हुई है राहुल गांधी के साथ, जिसका आज तकरीर में उन्होंने खुद एतराफ किया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी को यूनाइट करने के लिए और ग्रुपिज्म को खत्म करने के राहुल गांधी ने जिस तरह से एक मैसेज भेजा कि अब वो जितने बड़े लीडर कांग्रेस का साथ जुड़ चुके हैं, अगर उन्हें अपनी पार्टी में से नहीं है
तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये जम्मू कश्मीर में यूटी प्रेसिडेंट और सीनियर लीडरान के लिए ये मैसेज होगा कि कांग्रेस जो है वो एक साथ जब तक है तब तक कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। लेकिन तजम्मुल, यहाँ पर एक बात जरूर सोचने वाली है, गौर करने वाली है, और आम जनता ने भी इस पर गौर किया होगा कि अगर भाजपा की बात करें तब भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात रहती है तब भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहते हैं। यानी कड़ा रुख जिस तरह से पीडीपी ने इख्तियार किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ भी बोलने से इनकार हमेशा करती आई है। चाहे वो अभी अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार किया है एक नेशनल चैनल पर अपनी बातचीत रखकर, लेकिन कल जिस तरह से टेबल के ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बैठे हुए देखा गया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी तार जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नेचुरल अलायंस है। यहाँ पर आप कुछ भी कहें, जो लीडरान कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाते हैं, उन्होंने अमूमन ये कहा, अगर आपको याद होगा कि एजाज खान, मुमताज खान जो कि खता पीर पंचाल के बड़े अहम नुमाइंदे थे पीडीपी से, और कांग्रेस पीडीपी से दूर दूर कांग्रेस पार्टी के साथ है, उन्होंने जब अपनी पार्टी का दामन थामा तो कांग्रेस पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बी टीम जम्मू कश्मीर में बना के छोड़ा है। लिहाजा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेचुरल अलायंस मोड रहता है। लेकिन एक बात आशा आपने खुद गौर की होगी कि जम्मू कश्मीर में पार्टियां बनने के बाद लीडर जो है, कोई भी लीडर जो है कांग्रेस पार्टी से पीडीपी या पीडीपी से कांग्रेस की तरफ नहीं चला गया, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं चला गया, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं चला गया। यानी इसका मतलब यह कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो नेचुरल अलायंस है, लेकिन पीडीपी जो है अपना उसका स्टेमिना अपना है बात करने का, अपना तरीकेकार है उनका बात करने का। और लेकिन फारूक अब्दुल्ला का डिनर टेबल पे अचानक मिलना भी एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू से ताबीर किया जा सकता है। और आने वाले दिनों में आंकड़ों के हिसाब से देखें, अगर कांग्रेस पार्टी के आंकड़े कुछ आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आते हैं, तो हो सकता है क्योंकि आम लोगों की तरफ से ये सवाल रखा गया है तजम्मुल कि आखिर जिस तरह से कल पार्टी हुई है वहां पर कौन कौन लोग मौजूद रहे और किस तरह से बॉडी लैंग्वेज रही, वो हर किसी ने नोट की है। लेकिन तजम्मुल, यहाँ पर सवाल ये है, 2 दिवसीय दौरे को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है कि पीडीपी के साथ भी कोई मुलाकात हो सकती है, और किन किन लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है करा के अलावा? देखिए, करा उनका अपना है, वो पीडीपी से निकल गया है, उन्होंने लोकसभा टिकट से इस्तीफा दिया है, सोनिया गांधी की मौजूदगी में दिया है, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात इत्तेफाक भी हो सकती है, क्योंकि जीए मीर के फर्जंद की शादी के मौके पर मिले थे, और इस तरह से कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है कि जिसमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती से अलग मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अपना दौरा समेटने से पहले आज वो कांग्रेस पार्टी के लीडरान से मिलेंगे। जिस वक्त मैंने आपको कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारक हमीद करार से उनके घर क्या रणनीति बनाई जाएगी, कौन कौन से मुद्दों को लेकर बातचीत होगी मुख्यालय के अंदर? जी, दोबारा अपना सवाल दोहराएं। क्या रणनीति बनाई जा सकती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि श्रीनगर के मुख्यालय के अंदर भी यहां समारोह जो है वो चलाया जाएगा? देखिए, कांग्रेस हमेशा से सैफुद्दीन सोज को आप प्रेसिडेंट लीजिएगा, जिस वक्त तक प्रोफेसर सोज से पहले पीरजादा मोहम्मद सईद या किसी वक्त में मुफ्ती मोहम्मद सईद, जब तक वो प्रेसिडेंट कांग्रेस के हुआ करते थे, तब तक कांग्रेस जो है वो लॉबीइज्म का कम शिकार था। लेकिन उसके बाद प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के बाद लॉबीइज्म बहुत बड़ा बढ़ गया। उस वक्त आजाद के साथ कुछ लॉबी थी, कुछ सोज के साथ लॉबी थी, और मौजूदा दौर में गुलाम अहमद मीर के साथ एक लॉबी है, तारक हमीद करा के साथ एक लॉबी है। इस लॉबी को कम करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मैसेज होगा कि कांग्रेस को यूनाइट होना होगा और एक सोल्जर की हैसियत से काम करना होगा। गुटबाजी और ग्रुपबंदी जो है उसको तर्क करना होगा। उसके बाद आने वाले दिनों में चुनाव और हमेशा हर किसी ने देखा है कि गुटबाजी अगर किसी भी पार्टी के अंदर चलती है या किसी भी संस्था के अंदर चलती है तो वो बुलंदी की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता है। तो जाहिर तरीके से राहुल गांधी इसे खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि गुटबाजी को खत्म करने के लिए भी कवायद जो है वो यहां पर चलाई जा सकती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से देखे गए हैं कल राहुल गांधी के साथ मुलाकात करते हुए, और साथ ही साथ आज यहां जो पार्टी मुख्यालय के अंदर समारोह रखा गया है, अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन तजम्मुल ने साफ यहां पर कह दिया है कि गुटबाजी जिस तरह से पार्टी के अंदर चल रही है उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश जरूर की जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे, अनंतनाग आपको लिए चलते हैं क्योंकि आज एक और बड़ी अपडेट आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या के बाद कुलगाम में सन्नाटा पसरा हुआ है और भाजपा की कश्मीर इकाई के आला नेता मरहूम गुलाम रसूल के घर पहुंचे हुए हैं और पार्टी नेताओं ने मरहूम रसूल और जवाहिरा के परिजनों से सांत्वना जताई है। और दोनों का शनिवार को अनंतनाग में आतंकियों ने यहां कत्ल कर दिया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए किस तरह से यहां पर सांत्वना जताने के लिए भी पार्टी के नेता
पहुंचे हुए हैं मरहूम रसूल के घर के अंदर और दोनों शनिवार को अनंतनाग में थे, जहां पर आतंकियों ने इन पर हमला किया और इनकी मौत हो गई। भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या के बाद कुलगाम में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन लगातार ये भी देखिए कि जिस तरह से आतंकी अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि आतंकियों का हमेशा से ये रहा है कि वो पीठ पर वार करते हुए नजर आए हैं और उसी का सबूत उन्होंने कल भी दिया है अनंतनाग के अंदर। और भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या की वजह से अब पूरी तरह से इलाके के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम यहां पर पसरा हुआ है और भाजपा की कश्मीर इकाई के आला नेता मरहूम गुलाम रसूल के घर पहुंचे हुए हैं और पार्टी नेताओं ने मरहूम रसूल और जवाहिरा के परिजनों से सांत्वना जताई है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि भाजपा नेता का क्या कुछ कहना है, जरा देखिए। देखिए, सबसे पहले हम मजम्मत करते हैं जो ये किलिंग हुई है, नहते लोगों को दिन दाड़े अपने घरों में बैठकर लोगों की सेवा करते हुए इनको शहीद किया गया, हम मजम्मत करते हैं। और साथ साथ हम गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतज़ामिया से इल्तिजा करना चाहते हैं कि कितने देर तक वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारेंगे और ये सिलसिला कब ख़त्म हो जाएगा। मगर हमारी कोशिश, जो मिशन भारतीय जनता पार्टी ने इस कश्मीर को खुशहाली के लिए लाया है, अगर हमारा जान भी चला जाए लेकिन हम मिशन को पाई तकमील तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान मोर्चा डार साहब और उसकी अहलिया को जिन ताकतों ने शहीद किया उनकी गिनती शुरू हो गई। 15 अगस्त आने वाले हैं, ये पर्टिकुलर किलिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इससे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ओहदेदार, जितने भी वर्कर, उनके हौसले बुलंद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर या ओहदेदार डरने वाले नहीं है। अब हम 15 अगस्त के दिन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 5 सरपंच हर एक गली में, हर एक कोचे में, हर एक देहात में, हर एक गांव में अपने देश का तिरंगा लहराएंगे। अब हम इससे डरने वाले नहीं है। जिन ताकतों ने ये किया उनके खिलाफ उनकी गिनती आज से ही शुरू हो गई और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्कर है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर है, हम उनके दुख में बराबर शामिल है। उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे। मैं यही कहना चाहता हूँ, बीइंग एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम, जो हमारे किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट है गुलाम रसूल डार साहब और उनकी अहलिया को जो आज टारगेट किलिंग बनाया गया, ये एक पॉलिटिकल किलिंग है, साजिश के तहत एक किलिंग हो रही है। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी का जिला कुलगाम बिलखुसूस दिवसर में ग्राफ बढ़ रहा था, उस समय 4 किलिंग्स और सजाद खांडे पे जो गोलियां चलाई गई वो भी एक पॉलिटिकल किलिंग थी। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से कहना चाहता हूं, ऐसे किलिंग्स पे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ना हुआ तो आने वाले समय में हम धरने पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से अपना रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के इस तरह से नेताओं को निशाना बनाया गया हो आतंकियों की तरफ से। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, ये बताइए कि जिस तरह से कल भी देखा गया है कि आतंकियों ने अपनी बौखलाहट सामने रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आशा, मैं बता दूं आपको कि भाजपा कश्मीर इकाई जिसके नेतृत्व आज सोफी यूसुफ कर रहे थे, उनके साथ मोहम्मद रफीक वानी, आबिद खान और ऐसे अल्ताफ ठाकुर, मुश्ताक नूर आबादी, पिंका मलिक और एडवोकेट वजाद के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नेता थे जो आज रडविनी जाकर उन्होंने परिवार वालों के साथ संवेदना प्रकट की है। लेकिन यहाँ पर यही सवाल उठता है कि कल जिस तरह से भाजपा के जो नेता है, भाजपा के जो सरपंच और पंच जो मियाँ बीवी थी, उन पर जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई जिससे वो शदीद तौर पे घायल हुए थे और घायल स्थिति में दोनों को जीएमसी लाया गया, जहां पर दोनों की मौत जो है वो हुई है। किस आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखते थे, कुछ सामने आ पाया है फिदा? जी आशा, एक बार फिर प्रश्न कीजिए। फिदा, जिन आतंकियों ने यहाँ पर हमला किया है वो किस आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखते थे, कुछ साफ हो पाया? देखिए आशा, कि कल जिस तरह से पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें जो कहा गया कि इसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है और लश्कर तैयबा के जो 2 लोग हैं वो घर में घुसे और उन्होंने वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाए। हालांकि ये भी बताया जाता है जो सूत्रों के हवाले से कि कुछ समय जो है वो वहां पर रहे और उसके बाद उन्होंने पानी मांगा था और पानी के बाद उन्होंने उन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद वो रफू चक्कर हुए। हालांकि पुलिस ने पूरा मामला जो है वो दर्ज किया और पुलिस ने ये भी बताया गया है कि इनको कस्टडी के अंदर ही रखा गया था, सिक्योरिटी में ही रखा गया था, लेकिन महज कुछ ही समय पहले ये अपने घर पहुंचे थे।
यानी कहीं ना कहीं आतंकियों के पास ये सूचना पहुंची थी, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए आशा, जिस तरह से पहले ही बताया गया कि जिस होटल में इनको रखा गया था, उसके बाद इन्होंने खुद अपना फैसला लिया कि मैं घर में ही रहना चाहता हूं। उसके बाद जो तैनात उनका सुरक्षा कर्मी था, उनको घर उन्होंने बोला था कि आप घर जाइए आज, तो उसके बाद ये घटना घटी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है, कि ये भी बताया गया कि 2 लोग इसमें शामिल है, उन दो लोगों की क्या पहचान हुई है, और लश्कर ए तैयबा का हाथ पहले बताया गया है। लेकिन भाजपा ने कहा कि इससे हम कमजोर नहीं होंगे इन हमलों से, चाहे ही हम यहाँ पर जिस तरह से हमारा जनाधार बढ़ रहा है, शायद ये बौखलाहट के शिकार है, इसलिए ऐसे हमले जो है बार बार भाजपा पे हो रहे हैं। आशा, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है फिदा। लेकिन अगर सिक्योरिटी दी गई है, उसके बावजूद भी घटना यहाँ पर सामने आ रही है, तो जाहिर तरीके से सवाल ये उठता है कि इनपुट कहाँ से जारी हो रहे हैं, किस वजह से सूचना जो है पहुंचाई जा रही है आतंकियों तक। देखिए, जो भी यहाँ पे भाजपा के जो लोग हैं, चाहे वो वीआईपी कॉलोनी या जहाँ पे भी उनको रखा गया है, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके साथ रहते हैं। और ये भी पहले बताया गया था कि शायद इन पे जो है उनको सुरक्षा नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में तस्वीरें साफ हो गई क्योंकि फिदा, जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, ये सोची समझी साजिश के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल ये एक सोची समझी साजिश है, और शायद इसी को लेकर ये जो है कल जो घटना घटी है उसको देखते हुए शायद कि भाजपा जिस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आए रोज कार्यक्रम करती है, चाहे वो तिरंगा रैली हो, चाहे वो 5 अगस्त हो, चाहे वो 15 अगस्त की तैयारियां हो, तो इस सिलसिले में कहीं ना कहीं पे कि बैकफुट पे भाजपा को लाया जाए, जो भाजपा के कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से पहले आपने भी कह दिया कि जनाधार बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर, तिरंगा रैलियां वहां पर हो रही हैं, ये रास नहीं आ रहा आतंकियों को? देखिए, 2 चीजें हैं कि ये दोनों चीजें जो आपने प्रश्न पूछा है, इन दोनों चीजों पे जिस तरह से हो रहा है, और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से कल हमने देखा कि उसके बाद जो सुरक्षा जो है वो और बढ़ा दी गई है, 24 घंटे फिर से गश्त किया गया। और आज जिस तरह से कुलगाम के रेडविनी जाकर भाजपा की जो कश्मीर इकाई है जो वहां पर पहुंची, उन्होंने परिजन वालों के साथ बात की और कुछ समय वहां पर बिताया। उसके बाद वो कब्रिस्तान पर चले गए और वहां पर उन्होंने उनके लिए दुआ भी की है। और लेकिन यहाँ पर यही है, पार्टी का यही मानना है कि हमारा जो जनाधार है वो चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकियों में जो है वो बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कश्मीर के अंदर अपना जनाधार बढ़ाने की कवायद शुरू कर चुकी है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक एक करके पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो जारी रखी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये दोनों लोग कस्टडी के अंदर हैं, सिक्योरिटी के अंदर हैं, लेकिन महज जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंचते हैं उसके बाद आतंकी ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर ये पूरी जानकारी किस तरह से आतंकियों तक पहुंच रही है, ये बहुत बड़ा सवाल। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला कठुआ लिए चलते हैं। कठुआ से भी बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर बसोली में रंजीत सागर झील हेलीकॉप्टर हादसे को आज एक हफ्ता पूरा हो गया है, और 7 दिनों के बाद भी यहाँ कोई पता नहीं चल पाया है लोगों का। और अभियान में सेना व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मदद ली जा रही है, और मल्टी बीम सोनार और साइड स्कैनर को भी यहां इस्तेमाल में लाया गया है। लेकिन इस वक्त आप देखिए, बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। लगभग 7 दिन बीत चुके हैं। रंजीत सागर डैम के अंदर एक हेलीकॉप्टर गिरने की घटना सामने आई थी। हादसे का शिकार ये हेलीकॉप्टर हुआ था, जिसमें पूरी तरह से जो लोग अंदर इसके मौजूद थे उनका अता पता नहीं चल पाया था। रेस्क्यू टीमों को भी यहां लाया गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची थी, नेवी के कुछ लोगों को भी लाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता हाथ लगती हुई नहीं आई थी। अभियान में सेना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद ले रही है कि आखिर उन लोगों का पता चलाया जाए कि वो लोग कहां पर हैं, क्योंकि कुछ पार्ट्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर के बरामद किए गए थे, लेकिन उन लोगों का पता नहीं चल पाया है जो लोग इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे। और अभी तक ये भी सामने नहीं आ पाया है कि इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान कहां से भरी और कहां पर लैंड करने वाला था। यानी पहले ही यहां ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, हादसे का शिकार हो गया है, और 7 दिनों के बाद भी अभी तक हादसे में शिकार लोगों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, ये बताइए कि कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है, क्योंकि बार बार रेस्क्यू तो चलाया जा रहा है, लेकिन सफलता कितनी?
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एक सप्ताह का समय जो है वो पूरा बीत चुका है। पिछले मंगलवार को ये जो चॉपर है ये संजीत सागर के बीचों बीच जाकर दुर्घटना का शिकार हुआ था। तब से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी की मदद से यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें कि नौसेना का सोनार जो एक अत्याधुनिक जो डिवाइस है उसको भी यहाँ पर उतारा गया था, लेकिन ये बताया गया है पीआरओ डिफेंस की ओर से कि 50 मीटर से नीचे जो है विजिबिलिटी जो है नहीं है। जो बरसात के समय में वाटर लेवल जो है वो भी काफी ज्यादा हाई हुआ है। ऐसे में अब जो है अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने की जो बात है वो सामने आ रही है। लगातार जो आर्मी के और नौसेना के लोग जो है वो लगातार ये बताइए कि जो मल्टी बीम सोनर है और साइड स्कैनर है, इनकी मदद से कुछ सफलता हाथ लगी है? जी बिल्कुल, पहले भी मैंने जिस बात का जिक्र किया कि जितने भी अत्याधुनिक जो उपकरण है उनका प्रयोग यहाँ पर जो सेना है, नौसेना है, उसके द्वारा यहाँ पर किया गया है, लेकिन अभी तक उससे कुछ भी सफलता हासिल नहीं हुई है। जिस तरह से सेना की ओर से भी साफ किया गया है कि कुछ मीटर की गहराई के बाद यहाँ पर कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में हाईटेक जो है वो इक्विपमेंट की यहाँ पर जरूरत है और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने की बात भी जो है सेना की ओर से सामने आ रही है। वहीं वेस्टर्न कमांड की ओर से भी ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है कि 60 बाई 60 फीट का जो 60 बाई 60 मीटर का जो एक रेडियस है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जहां पर ये चॉपर क्रैश होकर गिरने की जो पुख्ता तौर पर जो सेना को है पता चल पाया है। इसके बाद यहाँ पर जो पूरे इलाके में बचाव अभी तक ये जानकारी तो सामने आई होगी कि कहां से उड़ान भरी है और कहां जा रहे थे और कितने लोग बीच में शामिल थे? देखिए, सेना की ओर से अभी तक इस बात की भी पुष्टि नहीं की गई है कि ये कहां से उड़ा था और कहां के लिए निकला था, लेकिन इस बात की जरूर पुष्टि कर दी गई है कि इस चॉपर में 2 ही लोग सवार थे। जिस तरह से पहले भी जिक्र किया मैंने कि एक जो कैप्टन जो इस चॉपर में सवार थे उसके बाई की ओर से एक ट्वीट किया गया था वेस्टर्न कमांड को टैग कर, जिसके रिप्लाई में वेस्टर्न कमांड ने बताया है कि लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर बचाव और राहत का कार्य जारी है। सेना कोई भी इक्विपमेंट नहीं छोड़ रही है, हर इक्विपमेंट के जरिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ में नहीं लगी है। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है कि हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार होता है, 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक इन लोगों का भी पता नहीं चल पाया। दक्षिण इलाके के अंदर बादल फट जाता है, वहां पर 19 लोग लापता हो जाते हैं, मशीनरी नहीं पहुंच पाती, उन लोगों का भी कोई अता पता नहीं। यानी सवालिया निशान ये है कि आखिर जो लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है, लेकिन साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के सिर्फ महज यही टुकड़े सामने आए हैं और अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है कि आखिर दुर्घटनाग्रस्त ये हेलीकॉप्टर कैसे हो गया है। लेकिन महज ये जानकारी फिलहाल सामने आ चुकी है कि 2 लोग इसके अंदर शामिल थे जो यहां हादसे का शिकार हुए हैं। और फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां जारी रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मदद ली जा रही है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।